सर आप म्यूटेड हो। चलो फिर तो गुड मॉर्निंग अगेन। ठीक है ना, बिकॉज आई वाज म्यूटेड। तो ऋषभ हैज बिगन द डे बाय आस्किंग कि हु ऑल आर देयर। तो लेट दैट बी अ मिस्ट्री राइट नाउ, ठीक है ना, एंड लेट इट गेट सॉर्टेड आउट मे बी व्हेन अपर्णा मैम कम्स और मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। चलो, मोर गुड मॉर्निंग मैसेजेस कमिंग फ्रॉम अर्नव, देहब, जसराज चेंज प्लान्स टुडे। वैसे जसराज अभी तक रोज आ रहे थे, so the only hint that I'm giving is आज जसराज नहीं है। चलो, anyway, एक इशू मैंने उठाया था एक दो दिन पहले, शायद कल भी किसी न किसी पॉइंट पे आ गया होगा, एंड दैट इज हम लोग अभी तक ये फिगर आउट नहीं किए एग्जैक्टली कि ये ओमेगा कहां से आता है। एंड इट इज लिटिल सरप्राइजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑसिलेशन दैट वी हैव डन वर लीनियर इन नेचर। मतलब एक स्प्रिंग है मान लो, अब ये स्प्रिंग मास है, ठीक है ना, ये ऑसिलेट कर रहा है मान लो इधर और इधर, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर ये मास यहां से आता है और फिर यहां से आता है, तो ये हो गया प्लस ए और ये हो गया माइनस ए। सो द ऑसिलेशन इज इन बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तो ये जो ऑसिलेशन है ये लीनियर ऑसिलेशन है, और लीनियर ऑसिलेशन में ओमेगा का क्या रोल है, दैट वाज द क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली देखा जाए ना, ये जो मोशन हो रहा है एसएचएम का, ये विजुलाइज करना थोड़ा टफ है। अब टफ क्यों है देखो, if I ask you what is the kind of motion of this, now that's pretty easy to handle both mathematically and also in our mind। ये तुरंत समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ पे है, थोड़ा देर बाद इसका वेलोसिटी 10 हो जाएगा, एक सेकंड बाद फिर 20 होगा, 30 होगा, तो इस बीच में क्या होने वाला है, वेलोसिटी कैसे डेवलप कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डेवलप कर रहा है, ग्राफ कैसे होगा, वी आर ऑल वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इट्स रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो। लेकिन ये जो एसएचएम है इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या, देखो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं, ठीक है, और अगर मैं अदर पैरामीटर्स लेता हूं एक्सीलरेशन वो फिक्स नहीं, वेरिएबल है, यानी वेलोसिटी भी वेरिएबल है, डायरेक्शन वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, एक्सीलरेशन वेरिएबल है। अब ये जो लीनियर पैरामीटर्स मोशन का वो अगर वेरिएबल है तो इसका डायनामिक पैरामीटर भी वेरिएबल है, यानी फोर्स वेरिएबल है, और अगर मैं एंगुलर ऑसिलेशन लेता हूं तो टॉर्क वेरिएबल है। अब जब हर चीज इतना वेरिएबल में चला जाता है तो हमारा माइंड उसको इतना अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते एग्जैक्टली क्या होगा। So therefore, it would be easier. Now think on this. It would be easier if we can get somehow some parameter which is fixed, some parameter which is fixed, और वो है ये ओमेगा। तो ये ओमेगा क्या है, ये तो लीनियर ऑसिलेशन है ना। तो इसके लिए पता है साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने बोला कि एक काम करो, चलो अभी इमीडिएटली तो विजुलाइज किया इस तरीके से। देखो सपोज ये स्प्रिंग मास है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, जल्दी आ जाइए। ये हो गया स्प्रिंग, हाँ जस्ट रिस्टार्ट, और ये मान लो है मास, ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है यहाँ और यहाँ के बीच, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना। ये हो गया माइनस है, ये हो गया प्लस है। So here there is nothing surprising. What I'm only saying is that एक काम करो, इसके एम्पलीट्यूड को रेडियस बना के एक सर्कल कंप्लीट किया। इस सर्किट को हम लोग रेफरेंस सर्कल बोलेंगे। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ फेजर सर्कल और फेजर डायग्राम। नाउ यू माइट सी ये नाम कहां से आ गया फेजर डायग्राम, क्योंकि मैं आज एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एंड दैट इज कॉल्ड एज फेज।
फेज देखो तुम लोगों ने यू नो फेज वर्ड ऐसे नहीं कि पहली बार सुन रहे हो, यू हैव हर्ड अबाउट द फेज वर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल डिवीजन, ये फेज वो फेज है ना, इस तरीके से पढ़ा। फेज का मतलब होता है स्टेज, तो फेज का मीनिंग होता है स्टेज, ठीक है। अभी स्टेज का क्या रिलेवेंस है वो हम लोग सब देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले काम करते हैं, मैं ना एक पार्टिकल रखता हूं यहां, हमारा पार्टिकल ये ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे करके यूं 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 ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मैं एक काम करता हूं, इसको ऑसिलेट कराने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, या इसके ऑसिलेशन शुरू कराने के बहुत सारे तरीके। मैं जो तरीका अपना रहा हूं वो समझो। ये जो पार्टिकल है इसको मैं ऐसे धक्का मारूं, ऐसे ऐसे, तो इससे क्या होगा, ये पार्टिकल यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां पे आएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे। दिस इज हाउ द एक्चुअल पार्टिकल, द रियल पार्टिकल इज गोइंग टू ऑसिलेट। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पार्टिकल स्टार्ट करता हूं, उसका नाम दे देता हूं मैं रेफरेंस पार्टिकल, और उसको स्टार्ट करता हूं ठीक इसके ऊपर, ठीक है। जितने देर में ये यहां पे जाता है, मैं ये इंश्योर करूंगा कि उतने देर में ये पार्टिकल यहां पे आता है। इसके बाद देखना ये खुद से सेट हो जाएगा। कैसे ना, अगर मान लो ये यहां से यहां तक जाता है तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये पूरा 4 फेज मिला के टी होता है, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, t/4। तो ये जो हमारा रेफरेंस पार्टिकल है ना, ये भी सपोज t/4 पे यहां पे आ जाता है सपोज। फिर क्या होता है ना, जब ये पार्टिकल यहां से यहां आता है, एक्चुअल वाला हमारा रेफरेंस वाला यहां पे आएगा, फिर एक्चुअल वाला जब यहां पे आएगा तो हमारा रेफरेंस वाला यहां पे आएगा, फिर एक्चुअल वाला जब यहां पे जाएगा तो हमारा रेफरेंस वाला ऐसे। यानी in the time the actual particle completes one oscillation, the reference particle completes one circle. तो you might say कि इस reference particle का क्या सेंस बनता है, मतलब what is the need of this, है ना। तो मैंने पहले बोला है that इसके मोशन को हमारे माइंड में विजुअलाइज करना थोड़ा टफ पड़ता है। रीजन बीइंग दैट इसका ना वेलोसिटी, ना डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहता, पोटेंशियल, काइनेटिक, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहता। कोई एक चीज कांस्टेंट पैरामीटर होता है ना, तो वो हमारे लिए विजुअलाइज करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर होता है। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है नहीं, इसका कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको मैं घुमाऊंगा फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। ये ओमेगा क्या है ना, ये ओमेगा है इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, वेयर t is the time period of our actual particle। यानी हमारा एक्चुअल पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से चलेंगे, वेलोसिटी यहाँ पे तेज होगा, फिर जीरो होगा, फिर वापस होगा तेज होगा सबसे ज्यादा वेलोसिटी, फिर जीरो, फिर सबसे ज्यादा वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बदल रहा है इसका कंटीन्यूअस। सर कोई टेंपरेचर नहीं रहेगी ना, मतलब फाइनल पोजीशन के साथ होगा नहीं। मैं इसी पे आ रहा हूं कि देखना कि अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को मिला दूं ना किसी तरीके से, तो देखना ये हमेशा मिलेगा। अब उसी पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। तो यानी एज आई सेड कि जब तक हमारा एक्चुअल पार्टिकल t/4 टाइम पे यहां पे जाता है, तो ये वाला पार्टिकल t/4 पे यहां पे आता है, यानी कोइंसिडेंट। नहीं मर्सी, ये तो इसके साथ कोलाइड कर जाएगा। तो देखो ये कोई रियल पार्टिकल नहीं है, ये इमेजिन करो कोई लाइट का स्पॉट समझ, कुछ भी इमेजिन कर सकते, इमेजिन करने में क्या जाता है ना। तो एक लाइट का स्पॉट मान लो यहाँ पे घूम रहा है ऐसे करके, तो इस वक्त क्या होगा ना, लाइट का स्पॉट उसी एक्चुअल पार्टिकल के ऊपर आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दैट। ये कोई रियल पार्टिकल हो तो बोलोगे तो यहाँ कोलाइड कर गया, फिर क्या होगा, so that would be some kind of a different visualization. It's just a light का spot जो कि ऐसे से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से मतलब जैसे अगर इसको हॉरिजॉन्टल टेबल मान के चलो, ये तो मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, अगर मैं यहां से इसको देख रहा हूं, व्हिच मींस कि इसके हिसाब से यहां से देख रहा हूं काफी दूर से, तो अगर मैं इनिशियल इंस्टेंट पे देखूंगा तो मुझे एक्चुअली सिर्फ एक्चुअल पार्टिकल नजर आएगा, ये वाला पार्टिकल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसी लाइन पे है। नॉट ओनली दैट, जब हमारा एक्चुअल पार्टिकल यहां पे आएंगे उस समय एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो एक समझ लो कि जॉइंटली देखेंगे। दैट्स हाउ वी कैन विजुअलाइज इट। अब सवाल है कि इसके बीच में क्या होगा, है ना। तो एक काम करता हूं, एज दिस इज गोइंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और वो ओमेगा इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड एक्चुअल वाले, जो कि मुझे मालूम है क्या होता है ना, 2 पाई अंडर ऑफ m/k स्प्रिंग मास सिस्टम डायरेक्ट फॉर्मूला। अब एक काम करो, थोड़ी देर बाद पार्टिकल सपोज यहां पे है, तो इट मस्ट हैव कवर्ड सम एंगल थीटा। तो ओमेगा कंप्लीट टाइम पीरियड के हिसाब से तो ये डिफाइंड है 2 पाई/t, बट एक्चुअली ओमेगा का डेफिनेशन ये थोड़ी है। ओमेगा का डेफिनेशन क्या है, d थीटा बाय dt।
और अगर कांस्टेंट है तो इन दैट यूनिफॉर्म है तो इन दैट केस थीटा बाय टी भी लिख सकता हूं। सो देयरफॉर थीटा क्या होगा ना ओमेगा टी। आई थिंक दैट्स सिंपल। यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाएगा, ये जो हमारा लाइट का स्पॉट कह लो या इमेजिनरी पार्टिकल कह लो, रेफरेंस पार्टिकल कह लो, जो भी कह लो, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो देखा जाए क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, r sin थीटा। देखो r sin थीटा यानी r sin ओमेगा टी, और r हमने क्या लिया एम्पलीट्यूड के बराबर। यानी रेफरेंस पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रेफरेंस पार्टिकल या पॉइंट जो भी कह लो, क्या होगा a sin थीटा यानी a sin ओमेगा टी। लेकिन ये बताओ, जब हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, याद करके देखो फर्स्ट डे, उसमें भी तो ये आया था sin ओमेगा टी। यानी ये जो एक्चुअल पार्टिकल है इसका भी तो पोजीशन ये आया था। इसका पोजीशन तो खैर वो नहीं है क्योंकि इसके अंदर y कोऑर्डिनेट भी है, इसके पास तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है। बट एक चीज तो हुआ ना कि इसका x कोऑर्डिनेट और उसी टाइम पे एक्चुअल पार्टिकल का जो पोजीशन है वो तो सेम आ रहा है। यानी हमने क्या किया था, हमने इस पार्टिकल को यानी रेफरेंस पार्टिकल को यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से इस सर्कल पे चलाया। कैसे चलाया, तो मैंने ये इंश्योर किया कि जितने देर में एक्चुअल पार्टिकल यहां तक पहुंचता है, हमने रेफरेंस पार्टिकल को भी यूनिफॉर्मली चला के वहां तक पहुंचा। पर इससे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बन रहा है। क्या बन रहा है, रेफरेंस पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है और हमारा एक्चुअल पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है वो एकदम बिल्कुल डिटो बराबर है। इसका मतलब समझो, ये विजुलाइज करो, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर से देख रहा हूं, इन दैट केस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इस वक्त रेफरेंस पार्टिकल नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि एकदम पीछे छुप जाएगा अगर इधर से देख रहे हो। फिर मैंने इस पॉइंट पे बोला कि देखो अभी तो दोनों ही जक्सटापोज होकर दिखेंगे। लेकिन अब मैं एक और कंक्लूजन कर सकता हूं क्योंकि ये एक चीज आया, वो क्या है कि जितने देर में एक्चुअल पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहे हैं और रेफरेंस पार्टिकल यहां से यहां तक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर तुम काफी दूर से देखोगे तो देखना तुमको सिर्फ एक्चुअल पार्टिकल नजर आएगा। ये स्टेटमेंट वैसे तो हल्का सा स्टेटमेंट है, क्या सिंपल सा स्टेटमेंट है, पर इसका एक डीपर मीनिंग है। मतलब क्या कि अगर इधर से देख रहे हो तो तुमको रेफरेंस पार्टिकल दिखेंगे, लेकिन ये कहानी पलटेगा। कैसे, थोड़ी देर बाद जब हमारा पार्टिकल यहां से रिटर्न करेंगे तो हमारा रेफरेंस पार्टिकल कहां जाएंगे, यहां पे आएंगे, इसके सामने आ गया। यानी क्या होगा, अब एक्चुअल पार्टिकल पीछे हो गया, रेफरेंस पार्टिकल सामने हो। तो जरा इमेजिन करो कि सपोज ये भी एक पार्टिकल, ये भी एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इमेजिन करने में क्या जाता है, सपोज ये ग्रीन कलर का और ये रेड कलर का, तो 0 से लेके t/4 तक मुझे क्या नजर आएगा, ग्रीन नजर आएगा। 0 से t/4 क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये सामने आएगा एक्चुअल पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल उसी एक्स कोऑर्डिनेट पे पीछे पीछे रहेंगे। इसलिए अगर इधर से देखते हो तो एक दूसरे को अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, एज आई सेड विजुलाइज करो, तो दैट केस क्या होगा, ग्रीन नजर आएगा। यानी 0 से लेके t/4 तक ग्रीन नजर आएगा, t/4 से लेके 2t/4 तक t/4 से लेके 2t/4 तक क्या होगा ना, ये सामने आ गया, यानी अब रेड। 2t/4 से लेके 3t/4 तक अब फिर से रेड, और 3t/4 से लेके 4t/4 तक क्या होगा, अब ग्रीन नजर आएगा। क्यों, क्योंकि अब रेफरेंस पार्टिकल यहां पे आ गया। यानी रेफरेंस पार्टिकल के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि एक चीज तो हुआ कि एटलीस्ट मैं बेटर विजुलाइज कर पा रहा हूं। क्या ना, एक पार्टिकल इमेजिन करो कि कंटिन्यूअसली एंगुलर वेलोसिटी फिक्स रख के चल रहा है, बस उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारे एक्चुअल पार्टिकल का भी एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा। सो आई एम ट्राइंग टू विजुलाइज द मोशन ऑफ माय एक्चुअल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल। तो रेफरेंस पार्टिकल की यूज से क्या कुछ चीज सिंपलीफाई हो रहा है ना। देखो दैट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, बट एटलीस्ट एक चीज हो रहा है कि कुछ तो फिक्स, क्या फिक्स्ड है ना, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और उसके प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस इज व्हाट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्चुअल पार्टिकल। यानी एक्चुअल पार्टिकल क्या हो गया ना, इज एट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द रेफरेंस पार्टिकल।
यानी एक्चुअल पार्टिकल का पोजीशन क्या हुआ, इट इज ऑलवेज एट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द रेफरेंस पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस। बस ये चीज, ठीक है। यानी अगर मैं इसको एक ये खाली टाइप का एक डिस्क टाइप का समझूं और मैं अगर इधर से देख रहा हूं तो दैट केस क्या होगा, आधे टाइम मुझे रेफरेंस पार्टिकल नजर आएगा, आधे टाइम मुझे एक्चुअल पार्टिकल नजर आएगा। तो इस जोन में एक्चुअल पार्टिकल नजर आएगा और इस जोन में रेफरेंस पार्टिकल नजर आएगा, क्योंकि रेफरेंस पार्टिकल सामने है। उल्टा भी कर सकते हो, अगर तुम उधर से देख रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, इस जोन में रेफरेंस पार्टिकल नजर आएगा अगर इधर से देख रहे हो ऊपर से, और इस जोन में क्या होगा, तुमको एक्चुअल पार्टिकल नजर आएगा एंड सो ऑन। बट आई एम श्योर नाउ बाय नाउ थोड़ा सा माइंड में प्लेस हो गया, ठीक है। चलो, तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज इट। अब एक चीज है कि देखो मैंने ऑसिलेशन स्टार्ट कैसे किया, मैंने बोला कि एक काम करो, ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ है, इसको ऐसे धक्का मारो। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल पार्टिकल स्टार्ट करते हो तो रेफरेंस पार्टिकल को यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर वो जाता है यहाँ पे, वो आता है एंड सो ऑन। बट इज दिस द ओनली वे ऑफ स्टार्टिंग द ऑसिलेशन? नॉट रियली, नॉट रियली। क्यों? ये मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि सपोज इसको यहाँ तक ले जाओ और छोड़ दो, तो अगर इसको यहाँ पे तक लेके छोड़ोगे तो रेफरेंस पार्टिकल यहाँ तो स्टार्ट कर नहीं सकते, फिर तो कोइंसाइड करेगा नहीं, यानी रेफरेंस पार्टिकल को भी फिर यहीं पे रख के छोड़ना पड़ेगा, और उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? t is equal to 0 पे अगर मैं इक्वेशन में रखता हूं तो वो तो t is equal to 0 पे क्या देता है, x देता है, x तो 0 देता है t is equal to 0 पे, लेकिन t is equal to 0 पे तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर ऑसिलेशन कहीं और स्टार्ट करते हो इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन तो ये इक्वेशन तो नहीं चलेगा। लेकिन पार्टिकल जो रेफरेंस पार्टिकल है उसके ओमेगा में कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है उसका टाइम पीरियड उस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड नहीं है। इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ स्प्रिंग और मास पे डिपेंड करता है, तो स्प्रिंग और मास मैंने वही रखा है, सिर्फ ऑसिलेशन स्टार्ट करने का जगह बदल दिया, इसलिए रेफरेंस पार्टिकल का ओमेगा भी टच नहीं होगा। लेकिन एक दिक्कत क्या आ रहा है, हाँ टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, इसलिए रेफरेंस पार्टिकल का ओमेगा टच नहीं होगा, यानी चेंज नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है कि ये इक्वेशन फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि t is equal to 0 पे अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो x equal to 0 आता है, जबकि स्टार्ट तो x equal to a पे हुआ, यानी हमें इक्वेशन बदलना पड़ेगा। तो एक चीज याद करके देखो, जब फर्स्ट डे में मैंने बताया था कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके 4 सॉल्यूशन बताया था, 2 बताया था स्पेशल सॉल्यूशन और 2 बताया था जनरल सॉल्यूशन। 2 स्पेशल में क्या था, एक था x equal to a sin omega t, ठीक है, a sin omega t, तो वो तो फिट हो गया था पिछले केस में। इस केस में देखना x equal to a cos omega t वाला फिट होगा अगर तुम पार्टिकल के ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट करते हो, क्योंकि अगर x equal to a cos omega t लेते हो तो t is equal to 0 पुट करो तो x क्या आ रहा है, a आ रहा है ना। a cos omega t लेते हो तो t is equal to 0 पे क्या आ रहा है, x equal to a आ रहा है, और वो देखो x equal to a पे स्टार्ट में। यानी हर ऑसिलेशन में, यानी ऑसिलेशन के स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और हर ऑसिलेशन की अलग-अलग स्टार्टिंग की वजह से इक्वेशन भी हमें अलग-अलग बनाने पड़ेंगे। तो अगर ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हो और ऐसे धक्का मारते हो, इन दैट केस इक्वेशन क्या यूज करूंगा, x equal to a sin omega t। और अगर ऑसिलेशन प्लस a पे स्टार्ट करते हो, यानी एम्पलीट्यूड पे स्टार्ट करते हो, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a cos omega t। हो गया? बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, अब वो भी समझो। सपोज ऑसिलेशन मैंने स्टार्ट तो यहीं पे किया, लेकिन इधर धक्का ना मार के मैंने इधर धक्का मारा, तो प्रॉब्लम पता क्या है कि ये इक्वेशन t is equal to 0 पे तो मैच कर जाएगा, t is equal to 0 पे देखना ये इक्वेशन मैच कर जाएगा, लेकिन देखना t is equal to t/4 पुट करो तो ये मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इधर धक्का मार रहे हो तो ये t/4 पे यहां पे होगा एक्चुअल पार्टिकल, लेकिन अगर तुम इसमें t/4 पुट करो करके देखो कि ओमेगा तो 2 पाई बाय कैपिटल T होता है, इनटू t/4 करो तो π/2 हो गया, यानी क्या हो गया, तो प्लस से दिखा है। यानी अगर ऑसिलेशन मीन पॉइंट से स्टार्ट करके इधर धक्का मारते हो तो ही सिर्फ ये इक्वेशन वैलिड है। अगर ऑसिलेशन मीन पोजीशन पे स्टार्ट कर भी देते हो, लेकिन अगर इधर धक्का मारते हो ऐसे, तो भी इन दैट केस ये इक्वेशन इनवैलिड होगा। नाउ फॉर दैट ही हैज गिवन अ सजेशन, ये काम करो, इसको प्लस ना करके माइनस करो। द आंसर इज यस, आई एग्री। बट यहां पे कन्वेंशन काम करता है, मैं बताता हूं क्या। कन्वेंशन ये होता है कि हम लोग हमेशा इस चीज को पॉजिटिव रखते हैं, ये कन्वेंशन है। तो आप माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा इस तरीके से, मतलब यहां पे हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहे। क्यों? क्योंकि इस पार्ट को हम एम्पलीट्यूड नाम देना चाहते हैं,
तो अगर माइनस रख दोगे ना तो इन दैट केस एम्पलीट्यूड माइनस हो गया ऐसे, जबकि एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब मैं उसी पे आ रहा हूं कि हम क्या करें, इसके बाद में बताता हूं सजेशन। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रॉब्लम रेज हो गया, सॉल्यूशन भी आ गया, ऐसा बात नहीं कि वो गलत है। अगर तुम x इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t, इन दैट केस देखना ये जो इधर धक्का मारने वाला जो ऑसिलेशन है ना, वो देखना एकदम फिट हो जाए, करके देख सकते हो। t इक्वल टू t/4 पुट करो, 2t/4 पुट करो, 3t/4 पुट करो, वगैरह पुट करो, देखना बिल्कुल मैच करेगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जैसे जैसे होना चाहिए मैच करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम यहां पे माइनस रखते नहीं है, दैट इज द कन्वेंशन। तो देयरफॉर उस माइनस को किसी और तरीके से मैनिपुलेट करो, बस ये। यानी लिखो हमेशा प्लस a के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये ऑसिलेशन और वेव्स में स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, और ये देखिए इस चैप्टर में नहीं, वेव चैप्टर में भी यही क्राइटेरिया फॉलो करो कि इक्वेशन तुम जो मर्जी लिखो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहां पे माइनस मत करो, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन। ठीक है, चलो अब उसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ एक दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मैं भी इनका इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं एक्चुअली एक तीसरा चीज पे ध्यान देना चाहता हूं, और वो ये है कि देखो, इज दैट द ओनली वे ऑफ स्टार्टिंग एन ऑसिलेशन? क्या मैं ऑसिलेशन ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, उसको खींच के यहां पे लेके आ जाऊं और छोड़ दो? फिर प्रॉब्लम आएगा। जब यहां पे खींच के लेके तो छोड़ा था, तो हमने एग्री किया था कि एक सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू a cos ओमेगा t, और फिट भी बैठता है, ट्राई करके देखो। उसमें t इक्वल टू 0 पुट कर लेना, t इक्वल टू t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 पुट करके देखना, बिल्कुल मैचिंग होता है। लेकिन ओके, तो हम लोग जिस मुद्दे पे आ रहे थे वो ये था कि यहां पे स्टार्ट करो तो a cos ओमेगा t, और अगर यहां पे स्टार्ट करके इधर धक्का मारो तो a sin ओमेगा t। इसके अलावा कुछ भी होता है तो प्रॉब्लमेटिक है। एक सॉल्यूशन माइनस वाला आया था, अब देखते हैं उसको क्या करें। ये प्रॉब्लम फिर से आ सकता है, अगर मैं इसको माइनस a पे स्टार्ट करूं तो, यानी x इक्वल टू a cos ओमेगा t तो फिट नहीं होगा, और x इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t फिट होगा, पर उस पे थोड़ा आपत्ति है क्योंकि मैं माइनस उस पे रखना नहीं चाह रहा, जैसे द कन्वेंशन डज नॉट अलाउ मी टू डू सो। तो यानी इनके सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। बट अगर ये सोच लो कि बस इतना ही प्रॉब्लम है, तो नहीं है, और भी है। कैसे हो सकता है कि मैं यहां पे ले गया, इसको यहां पे ले गया पर छोड़ा नहीं, ये तो छोड़ूंगा तो ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको खींच के यहां तक ले गया और उसके बाद यहां पे धक्का मार दिया, और वो भी मेरे पास दो ऑप्शन है, धक्का मैं इधर भी मार सकता हूं, मैं इधर भी मार सकता हूं। तो चलो फिलहाल इसके लिए इधर धक्का मारता हूं, तो ये थोड़ा सा और आगे जाके रुकेगा। यानी जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया है, नाइदर इज इट द मीन पोजीशन नॉर इज दिस पॉइंट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड थोड़ा आगे जाके। तो ये तो एक जनरल कैटेगरी ऑफ ऑसिलेशन होगी कि तुम कहीं पे भी स्टार्ट करो और किसी भी डायरेक्शन में धक्का मार के स्टार्ट करो, तो हमारा इक्वेशन तो ऐसे होना चाहिए ना जो कि इसको भी हैंडल कर पाए, है या नहीं? तो लेट्स नाउ समराइज ऑल द एक्सपीरियंसेस। नॉट ओनली दैट, आई कैन इवन टेक इट हियर and then I can push it like this or like this, तो accordingly amplitude वहां जाके होगा या तो यहां पे जाके होगा। कहने का मतलब क्या है कि I can start any point in between mean position and amplitude also, or even mean position and minus amplitude also। यानी हमें कुछ ना कुछ ऐसे रोबस्ट तरीका सोचना पड़ेगा जिससे कि हम हर टाइप का ऑसिलेशन इस रेफरेंस पार्टिकल की मदद से लिख तो पाऊं, पर हमारा कन्वेंशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए वो जो मैंने और बताया था दो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, वो उसके लिए a sin ओमेगा t प्लस 5 ब्रैकेट में, और दूसरा a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्कशन किया मैंने, नाउ लेट मी समराइज दिस एक्सपीरियंस। अगर ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करके धक्का मारते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मैंने दो बताया था उनमें से a sin ओमेगा t, ये आसान वाला होगा। दूसरा आसान वाला, अगर तुम उसको a पे ले जाते हो और छोड़ देते हो वहीं पे, इन दैट केस दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन फिट हो जाएगा a cos ओमेगा t। बाकी किसी भी केस को, चाहे यहां स्टार्ट करो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन में, चाहे यहां पे स्टार्ट करो, चाहे यहां स्टार्ट करो, चाहे कैसे भी करो, बाकी किसी भी केस के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन, व्हिच इज a sin ओमेगा t प्लस 5 ब्रैकेट में, या तो a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो वर्ड यूज किया गया फेजर, ये कहां से आ रहा है? तो उसका आंसर ये है कि ये जो टर्म है ना ओमेगा टी, ये तो इसमें ओमेगा टी, कल को हो सकता है ओमेगा टी प्लस 5 भी होगा। ठीक है ना, तो इस ओमेगा टी वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एज फेज।
कभी कभी इसको फेज एंगल भी बोला जाता है, ठीक है ना, तो कभी कभी फेज और फेज एंगल भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो बायोलॉजी में हमने फेज को यूज किया था स्टेज के लिए, तो हो सकता है तुम अभी सोच रहे होगे इसमें स्टेज क्या है ना, तो भी मैं समझाऊंगा कि स्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस के जनरलाइज्ड सोचने का पैटर्न। हाँ ऐसे कुछ पुट करेंगे, 180 90 वगैरह ऐसे पुट करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट थिंग इज दैट अगर मान लो ये स्प्रिंग है तो ये मीन पोजीशन हो गया, एम्पलीट्यूड है तो इसी का एक सर्कल बनेगा, तो पहले मैं बना देता हूं, चलो जो भी है, मतलब हैंड ड्राइंग तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट एक्सपेक्ट ना करें। अब देखो होना चाहिए देखता हूं। ओके देखो, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है तो a sin ओमेगा t, इसके बाद हम लोग फेज को काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। कैसे? ये हो गया 0 डिग्री, यहां पे 0 डिग्री हो गया और यहां पे हो गया 90 डिग्री। फिर जब वापस आएंगे तो इसको फेज बोलेंगे 180 डिग्री। फिर जब यहां पे आ जाएंगे तो फेज हो गया 270 डिग्री। फिर जब वहां पे आ जाएंगे वापस ये हो जाएगा फेज 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम अगले सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री फिर से मानेंगे। दिस इज व्हाट इज द एंगल। तो यानी एक लीनियर ऑसिलेशन में वो जो एंगल, सर्कल, सर्कुलर मोशन, ओमेगा ये सब आ रहा था वो किसका है ना, वो रेफरेंस पार्टिकल का। क्योंकि हम लीनियर मोशन के ऑसिलेशन को रेफरेंस पार्टिकल के हेल्प से डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए एक ओमेगा वाला टर्म हमें दिख रहा है। ओमेगा एक्चुअली इसका है ही नहीं, ओमेगा उसका है जो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा है, सपोज यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, y या x को भी लिखना चाहते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई के लिए क्या यूज करेंगे, पाई बाय 2। अब पुट करके देखो जरा, अगर t इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आएगा, a sin पाई बाय 2 प्लस a आ गया ना। यानी साइन फंक्शन में भी मैं डिस्कस कर सकता हूं अगर मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो। नॉट ओनली दैट, सपोज पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ लेकिन इधर हुआ तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस वाले का, ये हो जाएगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। यानी अगर इधर धक्का मारते हो तब तो a sin ओमेगा t, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। लेकिन अगर यहां पे ले जाते हो और फिर स्टार्ट करते हो तो इक्वेशन क्या होगा, a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। अगर यहीं से स्टार्ट करते हो लेकिन उल्टे डायरेक्शन में तो यानी क्या हो गया ना, अगर तुम इसको यहां स्टार्ट करते हो तो रेफरेंस पार्टिकल को तुमको यहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा अगर मैचिंग चाहते हो। अगर एक्चुअल पार्टिकल को इधर स्टार्ट करते हो तो रेफरेंस पार्टिकल को यहां रखो तो ही मैच करेगा। देखो ना ये इधर से इधर जाएगा, रेफरेंस पार्टिकल यहां से आ जाएगा, यानी रेफरेंस पार्टिकल ऑलरेडी 180 डिग्री करके बैठा हुआ है इसलिए प्लस पाई कर दिया। वही 180 डिग्री को मैं उस पर बता रहा हूं रेडियंस, और एंगल बोलते हैं रेडियंस यूज होगा, डिग्री वगैरह यूज नहीं होगा। अब अगर रेफरेंस एक्चुअल पार्टिकल को यहां स्टार्ट करते हो तो रेफरेंस पार्टिकल को भी यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके मैच कर सकता है। तो ये क्या होगा 270। तो यानी अगर पार्टिकल यहां स्टार्ट करते हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 270 डिग्री, बट जनरली हम लोग लिखते नहीं 270, हम तो लिखेंगे एज 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये होता है लिखने का तरीका। अब सवाल है कि अगर बीच में स्टार्ट किया तो यानी क्या होगा, अगर मान लो यहां पे स्टार्ट किया, यानी जो जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो अगर मान लो यहां से स्टार्ट किया और इधर धक्का मारा तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे ना, इसका इक्वेशन लिखेंगे a sin ओमेगा t प्लस 5। मैंने अभी फिलहाल कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं किया, क्यों, मुझे कैसे पता चला यहां स्टार्ट करेगा, यहां करेगा, या थोड़ा उधर करेगा, थोड़ा इधर करेगा, थोड़ा इधर करेगा। हर पॉइंट के लिए अलग अलग फाई है। अगर उस फाई को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना चाहते हो तो क्या होगा ना, अगर पार्टिकल यहां स्टार्ट कर रहे हो एक्चुअल वाला, यानी रेफरेंस पार्टिकल कहां होना चाहिए, ये हो जाएगा वो फाई। तो ये फाई का सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है,
ना इस बेसिस पे करना है कि रेफरेंस पार्टिकल जहां पे भी स्टार्ट किया उसी के ठीक लाइन पे, एक्चुअल पार्टिकल जहां पे भी स्टार्ट किया रेफरेंस पार्टिकल उसी लाइन पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों में से एक ही दिखना चाहिए। तो अगर मैं इधर से देखूंगा, इधर से, तो देखो एक्चुअल वाला दिखेगा, रेफरेंस वाला पीछे छुपना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें फाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं पता नहीं कि अभी फिलहाल की फाई कितना होगा, क्योंकि आई डोंट नो द पोजीशन ऑफ दिस। तो एक एग्जांपल पूछता हूं, सपोज ये पार्टिकल बिल्कुल मिड पॉइंट से स्टार्ट किया, बिल्कुल मिड पॉइंट से स्टार्ट किया और इधर धक्का मारा मैंने, तो इस केस में फाई की जगह क्या पुट करोगे? बिल्कुल मिड पॉइंट से स्टार्ट किया तो फाई की जगह क्या पुट करोगे? यानी a/2 पे स्टार्ट किया तो फाई की जगह क्या सिलेक्ट करोगे? 30 डिग्री, यानी π/6। अब देखो इसमें कई बार ना गलत फहमी होता है, पता क्या, कि ठीक है 0 से यहां तक 90 डिग्री, मिड पॉइंट पे स्टार्ट किया तो 45 डिग्री कह दो। नहीं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का जो रिलेशंस है वो लीनियर नहीं होता कि एंगल आधा किया तो साइन या कॉस या tan या कोई भी चीज आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देयरफॉर अगर तुम a/2 से स्टार्ट करते हो, इन दैट केस फाई की जगह हमें π/6 लेना पड़ेगा, यानी 30 डिग्री लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन। हाँ, अगर a/√2 पे स्टार्ट किए होते तब 45 डिग्री होता है, यानी π/4 लिखते थे। तो अकॉर्डिंगली हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर दो। हाँ, इधर से भी आंसर आया था, अंश, सोम एंड ऑल हैव गिवन आंसर। ध्रुव हैज गिवन अ जनरल आंसर a sin omega t plus phi। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। अच्छा, सपोज इसी पार्टिकल को जो a/2 से स्टार्ट किया है, मान लो मैंने इधर धक्का मारा, तो अब फाई का रेंज क्या होगा ना, क्योंकि इधर धक्का मारा तो ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री, यानी अब हमें फाई का वैल्यू 90 और 180 के बीच में सिलेक्ट करना पड़ेगा और मैचिंग होना चाहिए। तो बताओ क्या सिलेक्ट करोगे? 150 डिग्री। समझ आ गया? 150 डिग्री मतलब π-π/6 यानी 5π/6। तो देयरफॉर अगर a/2 पे यहां स्टार्ट कर रहा है तो फाई का वैल्यू मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? π/6। और अगर a/2 पे इधर धक्का मार रहे हो, इन दैट केस 5π/6। आई होप यू आर एबल टू लिंक इट ट्रिगोनोमेट्रिकली प्रॉपर एंड सो ऑन। चलो ठीक है, क्विकली सपोज -a/2 पे स्टार्ट किया और इधर धक्का मारा, तो रेंज क्या होगा ना, यहां से आ रहा है 180 और यहां से जाते जाते यहां तक हो गया 270, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर तुम यहां पे रख के इधर धक्का मारते हो। तो अगर a/2 पे हो तो क्या होगा? नहीं, 5 का वैल्यू अच्छा 2 डिग्री में बता रहा हूं। pi plus π/6 यानी 7π/6। तो अगर a/2 -a/2 पे स्टार्ट करते हो, सपोज तुम -a/2 पे स्टार्ट करते हो और धक्का इधर मारते हो, तो हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक पाई प्लस ये वाला पार्ट π/6, यानी पाई प्लस π/6 यानी 7π/6। ठीक है, लास्टली अगर इधर धक्का मारते हो तो यानी -a/2 पे स्टार्ट हो रहा है और इधर धक्का मारते हो तो क्या होगा? 11π/6। क्यों? क्योंकि यहां पे 2π कंप्लीट होने वाला था, बस π/6 पीछे चले। तो 2π एंगल क्या हो जाएगा? फिर इधर अगर धक्का मारते हो तो 2π minus π/6 यानी 11π/6 एंड सो ऑन। इज दैट ओके? अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया साइन फंक्शन का। तो अगर मैं साइन फंक्शन का, ये तो मैंने ऑलरेडी करा है, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग एक्वाइंटेड विद दैट। पार्थ और ऋषभ ने अच्छा आंसर दिया है। इधर भी देम हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, हमें बोला कि a/2 से स्टार्ट करते हो तो एंगल 30 150 दोनों हो सकते हैं। देखो, अगर a/2 से स्टार्ट बोला है और ये नहीं बोला कि इधर धक्का मारा उधर धक्का मारा, यानी तुम्हारे पास दो पॉसिबल इक्वेशन बन गए, एक a sin omega t plus π/6 और एक 5π/6। सिमिलरली अगर मान लो -a/2 पे स्टार्ट किया और ये नहीं बोला कि भाई इधर धक्का मारा उधर धक्का मारा, इन दैट केस केवल 7π/6 भी हो सकता है और 11π/6 भी हो सकता है एंड सो। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसका जनरलाइज्ड पैटर्न बना रहा हूं। देखो, अभी हमने सिर्फ साइन फंक्शन को डिस्कस किया है, तो मैं चाहूंगा कि मैं ना एक वो बनाता हूं, एक फ्लो चार्ट टाइप ऑफ, या जो भी कर, फ्लो चार्ट तो नहीं बोलूंगा, एक डायग्राम बना, उसमें मैं सारा चॉक आउट करके बता दूंगा कि फाई का सिलेक्शन कैसे करना है और उसी डायग्राम को तुमको कॉस फंक्शन के लिए बनाना है। ठीक है, चलो, सो दिस इज द मीन पोजीशन। पार्टिकल यहां पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर सकता है, ए पे जा सकता है, वापस आ सकता है, फिर -a पे जा सकता है।
ठीक है ना, माइनस ए पे जा सकता है और फिर 0 पे आ सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे ना, अगर पार्टिकल को यहां स्टार्ट करके इधर करते हो तो जो जनरल इक्वेशन है वो है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अगर यहां स्टार्ट करते हो तो इसके लिए क्या करोगे, phi इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। अगर पार्टिकल को यहां स्टार्ट करते हो कहीं पे तो यानी क्या करोगे, phi का वैल्यू बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 सिलेक्ट करोगे। अगर यहां पे स्टार्ट करते हो यानी प्लस a पे, है ना, तो यानी क्या करोगे, phi का वैल्यू इक्वल टू पाई बाय 2 सिलेक्ट करोगे। और अगर यहां पे स्टार्ट करते हो इधर तो यानी क्या करोगे, phi का वैल्यू बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई सिलेक्ट करोगे। और अगर यहां से स्टार्ट करते हो इस तरफ तो यानी इसके लिए क्या करोगे, phi इज इक्वल टू पाई सिलेक्ट करोगे। यहां पे स्टार्ट करते हो इस तरफ तो यानी ये phi हो जाएगा बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2, तो ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाय 2। यहां पे स्टार्ट करते हो तो हम सिलेक्ट करेंगे phi इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। यहां पे सिलेक्ट करते हैं इस तरफ तो यानी अब phi का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे बिटवीन 2 पाई एंड this is how phi will be selected depending on how you are starting the oscillation। मेन पोजीशन इस तरफ करते हो तो सबसे आसान होता है phi 0, फिर समवेयर बिटवीन 0 90, फिर 90, बिटवीन 90 180, फिर 180, फिर बिटवीन 180 270, फिर 270, फिर बिटवीन 270 360। ये हो गया डिग्रीज के टर्म्स में, मैंने जैसे वैसे लिखा है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अब एक काम करो, इस डायग्राम को रेप्लिकेट करो और इसको कॉस के लिए बनाओ। इस डायग्राम का एक रेप्लिका कॉस फंक्शन के लिए बनाओ। यानी मैं कह रहा हूं कि यही डायग्राम आप बनाओ। अगर मान लो सपोज मैं कहता हूं नहीं मुझे ना कॉस फंक्शन सिलेक्ट करना है तो a cos ओमेगा t प्लस 5 इक्वेशन है। अब तुमको इसको कॉस के लिए डायग्राम बनाना है। स्टार्ट करो, बनाओ, खुद बनाओ। यानी ये डायग्राम आप रेप्लिकेट करो और कॉस फंक्शन के लिए इसी फीचर्स को कि भाई यहां स्टार्ट करो तो क्या होगा, वहां स्टार्ट करो तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा कंप्लीट फीचर्स के साथ बनाओ। हाँ वो 0 के हिसाब से, चलो कोई बात नहीं। देखो ये जो कॉस वाला ऑसिलेशन है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्टार्टिंग होगा यहां से, कुछ ऐसे समझ लो। ये प्लस ए है, ठीक है ना, इसका स्टार्टिंग यहां से होगा और ऐसे जाएगा और ऐसे। दैट इज मोर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कॉस वाले फंक्शन का 0 यहां पे स्टार्ट होता है प्लस ए पे। तो अगर ऑसिलेशन यहां पे स्टार्ट कर रहे हो इस तरफ, अच्छा ध्यान रखना लेकिन यहां पे धक्का मत मार देना, क्योंकि यहां पे अगर धक्का मारोगे ना इन दैट केस ये पॉइंट एम्पलीट्यूड नहीं बनेगा। क्यों? t इक्वल टू 0 पे कहां पर है पार्टिकल? जब वापस आएगा तो उसी वेलोसिटी से आएगा, तो फिर तो ओवरशूट करके यहां चला जाएगा, फिर तो एम्पलीट्यूड कहीं और बनेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट समझो। एम्पलीट्यूड बनाने का तरीका क्या होता है कि जहां पे ले जाओगे और वहां पे छोड़ दो तो वो पॉइंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो यहां पे भी मैंने एरो इसलिए दिखाया कि इस तरफ स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम धक्का मारोगे। यहां पे अगर धक्का मारोगे तो ये पॉइंट एम्पलीट्यूड नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो सपोज यहां पे स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा phi इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे ऑसिलेशन यहां पे स्टार्ट करते हो इस तरफ धक्का मारते हो तो जरा देखो, पिछले बार यहां से इधर धक्का मारते हो तो phi आया था बिटवीन पाई बाय 2 एंड 5, पर इस बार क्या हो गया, इसका phi हो जाएगा बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, क्योंकि cos फंक्शन का जो 0 है वो यहां से स्टार्ट होता है, फिर 10 20 30 40 का 60 70 करते करते 90 पहुंचता है। तो अगर मान लो ऑसिलेशन को यहां पे स्टार्ट करते हो और इधर धक्का मार के करते हो, इन दैट केस हमें phi की जगह सिलेक्ट करना पड़ेगा पाई बाय 2। सिमिलरली अगर यहां पे स्टार्ट करते हो लेट्स से पार्टिकल और इस तरफ, तो हमें phi का वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा, जगह बिल्कुल कम है, phi का वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई। यहां पे स्टार्ट करते हो तो phi इज इक्वल टू पाई, और अगर यहां पे स्टार्ट करते हो समवेयर इन बिटवीन और इस तरफ धक्का मारते हो तो हो गया बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2। यहां पे ऑसिलेशन स्टार्ट करते हो इस तरफ धक्का मार के,
ये धक्का मारने वाला पॉइंट है क्योंकि मीन पोजीशन है। इन दैट केस हो गया 5 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। और अगर यहां पे रख के इधर धक्का मारते हो इन दैट केस सिलेक्ट करना पड़ेगा 5 बिटवीन 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2। अच्छा इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो वापस 0 डिग्री मान लेंगे, हम 360 नहीं बताते हैं, ठीक है। तो कहने के लिए है 2 पाई बट देन ये जनरली सिलेक्टेड एज, देखो इस पर भी मैंने 2 पाई लिखा है, इसको हम वापस 0 कर देंगे। तो कभी भी अगर फेज एंगल 2 पाई से ज्यादा आता है तो हम 2 पाई के मल्टीपल्स माइनस करके उसको बिटवीन 0 एंड 360 या फ्रॉम 0 टू 360 के पहले तक हम लोग एंगल बना के रखते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ तो बस हाँ बस 90 डिग्री पीछे कर लो। हाँ नहीं वो भी कर सकते, तभी मैंने देखो डायग्राम तुम लोगों ने सबने बनाया इसी तरीके की बनाया, बस फाई के वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग। बस मैं कह रहा था कि इस डायग्राम में थोड़ा फ्लो का दिक्कत आता है क्योंकि ये वाला पॉइंट 270 से स्टार्ट होता है फिर ये 0 पे जाता है ना। तो मैं चाह रहा था कि 0 से स्टार्ट करके पूरा फ्लो बने, तो मैं इसलिए ये डायग्राम बनाया। अदरवाइज तुम लोगों ने जो डायग्राम बनाया मैं देख रहा था सही तरीके से बनाया, कुछ गलत तरीके से नहीं बना। इट इज दैट यू आर कॉपिंग एंटायरली द डायग्राम, मैं बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया सो दैट हमारा डायग्राम बिल्कुल स्मूथली 0 90 180 270 360 एक फ्लो बने और कुछ नहीं। अगर तुम बोलोगे नहीं मैं तो कॉस का डायग्राम इस तरीके से बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। इन दैट केस तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा 270 फिर 360 को 0 लिख के फिर 90 180 270, ये फ्लो, उसमें कोई गलती नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट वो एक फ्लो टूटता है बीच में, इसलिए मैंने अवॉइड किया ये वाला डायग्राम, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग। चलो अब देखते हैं इसके यूज मतलब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैंने एक दो क्वेश्चन देखा है, हाँ बोलो बोलो पहले बोलो। सर वो कॉस फंक्शन में पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? देखो कोई भी फंक्शन में पार्टिकल कहां स्टार्ट करेगा वो तुम्हारी मर्जी है। द ओनली पॉइंट इज दैट जैसे स्टार्ट होगा उस हिसाब से तुमको फाइल उस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो पार्टिकल एम्पलीट्यूड यानी प्लस ए से स्टार्ट करते हो, धक्का नहीं मारा जाना, धक्का मारोगे तो एम्पलीट्यूड बनेगा ही नहीं, तो अगर प्लस ए से स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट तो मेरे मर्जी से हो रहा है। अब सपोज तुमको इक्वेशन लिखना है तो इन दैट केस तुम क्या करोगे ना, लिखोगे a cos ओमेगा t प्लस 0 0, ये चीज पार्टिकल यहां स्टार्ट करते हो तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा a cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, अगर यहां स्टार्ट कर दो पाई की जगह पाई बाय, ये पॉइंट। पार्टिकल कहां स्टार्ट कर रही है कोई क्वेश्चन नहीं होता, पार्टिकल जहां मर्जी स्टार्ट करे। तुम बताओ कि तुमको साइन फंक्शन के हिसाब से लिखना है या कॉस फंक्शन के हिसाब से लिखना है, तो साइन फंक्शन के हिसाब से लिखना है तो वो जो मैंने अभी मिटा दिया उसके कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कॉस फंक्शन के हिसाब से लिखना है उसी ऑसिलेशन को, इन दैट केस ये डायग्राम तुमको फॉलो करना, दैट्स द मेन। तो यू माइट से कि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस साइन का याद रखना है 0 90 180 270 360, और कॉस का याद रखना है 0 90 180 270 360, वो तो वैसे ही याद हो जाता है, इसके लिए कोई ये चार्ट को याद रखने वाली चीज थोड़ी है, ये तो एक बार दिमाग में सेट हो गया तो सेट हो गया परमानेंट है या नहीं। तो ये चीज है, तुम कोई भी क्वेश्चन को साइन से भी कर सकते हो कॉस से भी कर सकते हो, वो मर्जी है। कई बार तो इंस्ट्रक्शन होता है, कई बार दिया रहता है, कई बार तुमको चूज करना होता है, तुम जो मर्जी चूज करो, है ना, फंक्शन तो सेम ही है। जैसे सपोज अब अनफॉर्चुनेटली क्या ना इस पे क्वेश्चन बनाने में एक दिक्कत पता क्या जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा अजीब से हो जाता है, या तो कोई प्रिपेयर्ड क्वेश्चन करे, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और जहां पे हेल्प चाहिए हो ना कैलकुलेटर तो यूज कर, ठीक है ना। तो सपोज मैं क्या करता हूं, ये एक स्प्रिंग है और एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास है सपोज 2 kg, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k वो है सपोज 800 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको 2 सेंटीमीटर दूर स्टार्ट किया और इस तरफ धक्का मारा, ठीक है, इस तरफ धक्का मारा, अभी
है ना, इसके वेलोसिटीज के रेंज दिमाग में कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, एक काम करो, इस तरह धक्का मारा सो दैट ये यहां तक जाता है एट -4 सेंटीमीटर, ये दिया, तो यानी यहां तक जाता है, फिर 4 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से अभी ऑसिलेट करता है। यानी स्टार्ट एट 2 सेंटीमीटर पे, ये हो गया इसका मीन पोजीशन, ठीक है। तो ए तो इसका टाइम पीरियड बताओ, बी है इसका इनिशियल वेलोसिटी बताओ कि मैंने क्या स्पीड से धक्का मारा, ठीक है। सी है इसका टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी बताओ। और डी है इसका इक्वेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन भी, यानी इक्वेशन इज x इक्वल टू समथिंग, समथिंग क्या है, तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी क्या होगा 0.04 साइन समथिंग ओमेगा टी। वो तो ऐसा है ना, टाइम पीरियड जब निकालो तो ओमेगा निकल जाएगा, इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, प्लस ब्लैंक, इसको भी फिलअप करो, और x इक्वल टू 0.04 cos ओमेगा टी प्लस ब्लैंक, ये ब्लैंक। तो ये तुमको सॉल्व करना है, टाइम पीरियड निकालो, इनिशियल स्पीड निकालो, किस स्पीड से मैंने धक्का मारा होगा, किस स्पीड से धक्का मारा होगा वो भी निकालो, और फिर टोटल एनर्जी निकालो, और x इक्वल टू ये ब्लैंक्स फिल अप करो। चलो गेट सेंटीमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर दूर से स्टार्ट किया, ये देखो मीन पोजीशन 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अच्छा इसको बढ़ा देख दूं, ठीक है 2 सेंटीमीटर, और ये जो है -4 सेंटीमीटर तक गया। अब तो देख रहा है ना, और 20 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 20 5/6, ये वाला देख लो, डायरेक्शन देखो, 5/6, ठीक, डायरेक्शन बड़ा क्रिटिकल है, छोड़ नहीं सकते। तो ठीक है, कॉस का तो वेट ये तो 20 हो जाएगा, बस ये वैल्यू चूज कर लो। अच्छा एक चीज और भी था, हाँ इनिशियल वेलोसिटी और एनर्जी, टोटल एनर्जी। इधर से कुछ आंसर्स आ रहे हैं। सोम हैज गिवन द टाइम पीरियड एज 5/10, ठीक है 5/10 इधर से भी आ रहा है, तो 5/10 है। तो हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम इज T is equal to 2 pi under root of m by k, तो यानी इक्वल टू 2 pi under root of m बोलते हैं 2 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट 800, तो 2/800, तो 1/400, तो 20 बाहर आ गया, 5/10। टाइम पीरियड तो बिल्कुल 5/10, -5/6, ये पहले वाले में, फर्स्ट वाले में -5/6। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक कन्वेंशन और भी है, इज दैट कोशिश करो, वैसे ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, पर कोशिश करो कि बिटवीन 0 एंड 360 फेज, दिस इज अ कन्वेंशन। तो तुम जो आंसर बता रहे हो ये गलत बता नहीं रहा मैं कह रहा हूं कि कन्वेंशन तोड़ो, है ना, बिटवीन 0 एंड 2 पाई ही एंगल लिखने की कोशिश करो। हाँ समझ गया, वो तो सर्कल को थोड़ा सा इस तरफ बना दोगे तो वो घूम जाता है, मुझे पता है, ट्रिगोनोमेट्री में तो ये सब अलाउड है ना, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में 30 डिग्री को 390 डिग्री लिखने में कुछ नहीं जाता, है ना, 30 डिग्री को 390 लिखने में कुछ नहीं जाता ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन फिर भी अवॉइड करो, बिटवीन 0 एंड 360 ही कोशिश करो, दैट्स अ कन्वेंशन। 5/6 नहीं होगा, इस वाले का ना, नहीं तो ये रेंज गलत सिलेक्ट कर, कॉस में तो स्टार्टिंग यहाँ पे होता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा ना कॉस में, 5/6 नहीं होगा, 5/3 होगा, 5/3 होगा, है ना, दैट्स राइट, यानी क्या होगा 5/3 होगा, ये हो जाएगा 5/3। अच्छा इधर से एक आंसर आया, भव्य has given 11 pi/6,
बेटे देखो कॉस में पता क्या है, कॉस में ना यहां 0 स्टार्ट होता है और मतलब ए पे, और यहाँ पे 90 होता है, तो 0 से 90 के बीच में होगा ना, फिर यहाँ पे 180, फिर 270, फिर ये लास्ट वाला स्ट्रेच 270 से 360 ये होता है, यहाँ पे जाके 360 यानी 0। तो देखो कॉस में पहली बात तो क्वाड्रेंट डिसाइड करो, कॉस वाले में यहां से स्टार्ट होता है 0, तो देखो ये 90, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल हैज टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले वो देखो और उसके बाद, क्योंकि 11 पाई बाय 6 नहीं होगा, हाँ 0.8 आ रहा है, चलो मैं देखता हूं स्पीड बेटे, बाकी कैलकुलेशन करो, स्पीड कितना आ रहा है? ओके अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक जनरल ऑसिलेशन में V max कितना होता है? हाँ यानी V max तब होगा जब एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो, तो कितना होगा? चलो तो ये तो तुम स्प्रिंग मास के लिए बता रहे हो, कल को अगर मैं पेंडुलम का बताऊंगा तो K कहां से है, इसलिए A ओमेगा ये वो इसके टर्म्स में बताओ V max कितना आएगा इन जनरल, क्योंकि देखो इक्वेशन अगर आ गया ना तो वो इक्वेशन स्प्रिंग मास का है पेंडुलम का है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो जनरल फैक्ट बता रहा हूं ना, उसको डिफरेंशिएट करके, मैंने तो वो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा V max क्या होगा, तो यानी उस फंक्शन का भी एम्पलीट्यूड बता दो तो क्या होगा? नहीं 0 क्यों करोगे, नहीं तो लंबा क्यों कर रहे हो, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम तो उसके वैसे देख के बता दोगे, उसको फिर डिफरेंशिएट करके 0 करके वापस पुट करोगे, इतना लंबा क्यों कर रहे हो? हाँ आदित्य माथुर has given the right answer and अंश अग्रवाल also given the right answer। VA max होता है अगर इक्वेशन से निकालना है, अब जब मैं आंसर दूंगा तो बोले अरे ये तो ज्यादा इजी था अरे अभी A ओमेगा क्यों, अब जरा खुद सोचो, A sin ओमेगा t प्लस फाइव या तो A cos ओमेगा t प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट कर दो, चलो प्लस माइनस तो बात की बात है, क्या आएगा A ओमेगा फिर sin या cos, तो sin cos का तो मैक्सिमम प्लस माइनस 1 है, तो वेलोसिटी क्या होगा A ओमेगा और साथ में प्लस माइनस 1, तो यानी मैक्सिमम क्या होगा A ओमेगा, मतलब किसी भी टाइम पे नहीं, किसी भी टाइम का वेलोसिटी अलग चीज होगी, मैंने पूछा मैक्सिमम, ऐसे मतलब वो जिस टाइम पे वो cos का sin बन जाएगा उस टाइम पे मैक्सिमम, हाँ अब वो कब होगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट कुड बी डिफरेंट क्वेश्चन, वो मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलो तो यानी V max इक्वल टू ओमेगा, V max से V max तो आपने पूछा ही नहीं है, देखो V max मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पता क्या होता है कि मैंने पहले भी बोला था, कल भी डिस्कस किया था कि ऑसिलेशन को हम एनर्जी ऑसिलेशन भी समझते हैं, तो एनर्जी ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम मीन पोजीशन पे देखते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये है, यानी ऑसिलेशन क्या होगा ना, ऑसिलेशन का एनर्जी क्या होगा, कैन आई से द ऑसिलेशन एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, क्योंकि उस समय पोटेंशियल एनर्जी सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। वो अलग बात है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना कि पोटेंशियल एनर्जी सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, बट देन अभी फिलहाल के लिए ठीक है, बट इससे अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना तो ये स्टेटमेंट उतना सही नहीं है, बट वो चीज अभी आया नहीं है अभी डिस्कशन में, तो इसलिए उसको मैं फ्यूचर के लिए रख रहा हूं। तो अभी मैं फिलहाल क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, ठीक है ना, इज द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस, क्योंकि यहां पे एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन भी पूछा है, टोटल एनर्जी, तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या हो गया ना, हाफ m v max का होल स्क्वायर, यानी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इससे फायदा क्या होता है, देखो ओमेगा हमने निकाल लिया 20, यानी टोटल एनर्जी क्या होगा, हाफ इनटू m 2 इनटू a बोलते क्या है 0.04, यानी 4/100 यानी 1/25, तो यानी 1/25 का स्क्वायर, ठीक है, हमें ऐसा ही एड्रेस करना है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या है 20 यानी इनटू 20 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 20/25 का स्क्वायर, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, बाकी हाफ और 2 तो कैंसिल है, यानी 16/25,
या यानी 0.64 जूल्स, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हो गया 0.64 जूल्स। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, अभी किसी ने आंसर दिया नहीं है, बट अभी ए ओमेगा वगैरह आंसर्स आदित्य माथुर और अंश ने दिया था। अभी तक किसी ने एनर्जी ऑसिलेशन दिया नहीं है शायद। नाउ सोम इज आस्किंग कि आपने स्प्रिंग एनर्जी तो ऐड नहीं किया। देखो, अगर तुम किसी बीच वाले पॉइंट पे एनर्जी निकालते हो ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्प्रिंग एनर्जी भी होगा और वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना सोम? तो वो प्रॉब्लमेटिक है। क्यों करें हम? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग मीन पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, क्योंकि वहां पे सारा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ एक प्रॉब्लम है। एक और आइडिया अरिंद ने बताया इज दैट, क्या मैं एक्सट्रीम पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सारा कन्वर्ट होगा जीरो में? द आंसर इज इस केस में चलेगा। ठीक है, इस केस में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही एनर्जी है, एक है स्प्रिंग एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी, और कोई थर्ड कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बट कई बार ना कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं, इसलिए अगर तुम टोटल एनर्जी बोलो ना, तो यही कन्वेंशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कई बार दिक्कत आता है। ठीक है ना? तो मैं कभी और समझाऊंगा जब जरूरत पड़ेगा, अभी तो फिलहाल उसका जरूरत नहीं, इसलिए मैं उस पर हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। बट अभी फिलहाल के लिए तो ये रखो कि टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, व्हिच इज हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हो गया? अच्छा, अब आ जाओ u। अच्छा, u निकालने का हमारे पास इक्वेशन भी मौजूद है, क्योंकि ये a/2 पे स्टार्ट हुआ है ना। बट एक और तरीका भी समझ लो कि एनी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए ना, तो एक जनरल फार्मूला ये भी था, अगर याद करके शायद आपने डिराइव किया होगा, एंड दैट इज ओमेगा इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी आता कहां से है? अब बड़ा सिंपल है, मैं यहीं पे कहीं भी डिराइव कर देता हूं, अगर उस दिन नहीं किया था तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो यानी अगर मान लो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, वैसे किसी के लिए भी वैलिड है, बाकियों के लिए खुद ट्राई कर लेना। तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, यानी a ओमेगा cos ओमेगा t। तो मैं इसको लिख देता हूं ओमेगा a अंडर रूट ऑफ, सॉरी, ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, तो cos स्क्वायर का लिख लो 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इनटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा, और a sin ओमेगा t क्या है, x है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यानी किसी भी पोजीशन पे अगर वेलोसिटी निकालना और मान लो वहां का टाइम अभी फिलहाल नहीं पता, तो टाइम के लिए फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसका पोजीशन तो पता चल चुका है ना। इन दैट केस जनरली हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। देखो, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ अ मास्टर, बट यस इट इज प्रेफर्ड। तो इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका 20 इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a आया था 0.04 यानी 1/25, तो 1/25 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका जगह क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी 1/50 का होल स्क्वायर। बाकी अपना कैलकुलेट कर लो, देख लेना। तो मैं अगर 1/50 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ये जाएगा 4, 3 आ जाएगा √3, और 1/50 कॉमन आ गया तो 20/50 यानी 2/5, 2√3/5, 2√3/5 मीटर पर सेकंड, यानी इक्वल टू, जगह बिल्कुल कम है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा घटा देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 2√3/5 मीटर पर सेकंड। हम 2 सेंटीमीटर फोर्स एनर्जी कंजर्वेशन नहीं यूज कर सकते? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन के बाद देखना जो इक्वेशन आएगा ना, वो देखना ये आएगा, करके देख लेना। तो द थिंग इज दैट, देखो कुछ स्टेप्स अगर हम जंप करके डायरेक्ट कैलकुलेट करें टुवर्ड्स द हाफ, है ना, बिल्कुल सही बात है। हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व है, तो उस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कर लो, हाफ के x स्क्वायर पता चल गया, क्योंकि x मालूम है और k दिया हुआ है, तो उससे जो है टोटल एनर्जी के में से माइनस करके फिर हाफ mv स्क्वायर के साथ इक्वेट करके भी निकाल सकते, मना नहीं कर रहा, पर वो अगर करोगे ना, देखना यही आएगा, यही इक्वेशन आएगा। तो वो जो तुम कह रहे हो, वो मेथड कह रहे हो, और उस मेथड का जो एंड प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा, वो देखना ही आएगा। तो मैं तो सीधे एंड रिजल्ट पे जाऊंगा ऑब्वियसली, राइट, दैट्स द वे। I think v is equal to under 0.8. v is equal to under 0.8 तो नहीं है, मतलब एक आंसर यहाँ पे है, देहम का है। ऋषभ has given the answer 1.2 मीटर पर सेकंड, नहीं 1.2 भी नहीं है, 2√3 भी आएगा, तो अगर उसको सिंप्लीफाई करके कुछ आ रहा है तो देख लो, I don't know, ठीक है ना।
वैसे 1.2 तो नहीं आएगा, 1 से तो कम ही आ रहा है ना। √3 1.7 है, उसका आधा करो तो उससे भी कम है, यानी इसका आंसर तो 1 मीटर पर सेकंड से भी कम आ रहा है। ये देखो देखो वो हो गया जनरल सॉल्यूशन, तो उससे ना देखना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ओमेगा टी प्लस 5 भी लिखोगे ना तो यहाँ पे भी देखना साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, वो अल्टीमेटली x ही आएगा। ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, ये चार जो केसेस बताया था ना, चारों के लिए वैलिड। तुम cos के लिए ट्राई करके देखना, cos ओमेगा टी प्लस 5 के लिए करके देख लेना, सब सेम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये यूनिवर्सल इक्वेशन है। किसी भी पोजीशन पे अगर वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन दिया हो, मान लो एम्पलीट्यूड नहीं है, पोजीशन है, एम्पलीट्यूड पे तो जीरो वेलोसिटी है, वहां तो कुछ करना ही नहीं है, मीन पोजीशन पे तो a ओमेगा होता है, चलो तुम मिटा दो, और बीच वाले किसी पोजीशन के लिए जनरली यही प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना। चलो आई थिंक दैट वाज अ डिस्कशन ऑन दी जो सर्कल वाला बताया था मैंने, लेकिन सर्कल वाला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट सर्कल का इंट्रोडक्शन था, सर्कल का फायदा क्या है वो देखना अभी कल के क्लास में पता चलेगा, ठीक है। चलो आज यहीं तक करते हैं, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंजॉय द डे।